हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के स्वर्णकाल छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में कल हमने बात की जयशंकर प्रसाद और विशेष रूप से उनके महाकाव्य कामायनी में प्रतिबिंबित जीवन दर्शन के बारे में। आज हम प्रसाद के काव्य में अन्य प्रवृत्तियों का विवेचन करेंगे। जयशंकर प्रसाद के काव्य में एक प्रमुख प्रवृत्ति है सौंदर्य निरूपण। ये सौंदर्य पुरुष, नारी और प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित है। जयशंकर प्रसाद ने मनु के शारीरिक सौष्ठव का चित्रण किया है, जिसमें मनु एक पूर्ण पुरुष, पौरुष से भरपूर पुरुष दिखाई देते हैं। प्रसाद जी के सौंदर्य निरूपण में शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा पवित्र, निष्कलुष सद्वृत्तियों के प्रेरक सौंदर्य की श्रेष्ठता निरूपित की गई है। श्रद्धा के सूक्ष्म और वायवीय सौंदर्य का चित्रण करते हुए जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। वहीं मनु जब पहली बार श्रद्धा को देखते हैं, उस समय श्रद्धा को सौंदर्य को देखकर कवि यह लिखता है कि सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। यहाँ पर श्रद्धा के सौंदर्य की तुलना प्रथम कवि आदि कवि वाल्मीकि के सौंदर्य से भरपूर छंद से की गई है। कामायनी में रूपक योजना भी दिखाई देती है, जहाँ श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि लिखते हैं, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। श्रद्धा उसी प्रकार कोमल भावों को धारण किए हुए है, जिस तरह हृदय में अनेक कोमल भाव रहते हैं। यही कवि जब ईड़ा के सौंदर्य का चित्रण करते हैं तो अमूर्त उपमानों का प्रयोग करते हैं। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, बिखरी अलकें जो तर्क जाल। ईड़ा की जो अलकें हैं, जो बालों की लटें हैं, वो तर्क रूपी जाल के समान बिखरी हुई, उलझी हुई है। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है और श्रद्धा हृदय का। तो हृदय के प्रतीक श्रद्धा में जहाँ कोमलता है, सरलता है, वहीं बुद्धि की प्रतीक ईड़ा में तर्क की प्रधानता है, उलझनों की प्रधानता है। और मनु अपने आप में एक संपूर्ण मानव के प्रतीक हैं। प्रसाद के काव्य में एक प्रमुख प्रवृत्ति है उनकी नारी भावना। कामायनी के लज्जा सर्ग में वे लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इसी तरह नारी के आंतरिक सौंदर्य और आत्म बलिदान के भावों के बारे में कवि लिखते हैं, दया ममता माया लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए खुला है पाश। यहाँ श्रद्धा के हृदय में दुनिया भर के लिए दया, माया और ममता के भाव दिखाई देते हैं। नारी के सम्मान से इस संसार में समरसता की स्थापना का प्रयत्न हमें कामायनी में दिखाई देता है। कवि लिखते हैं, तुम भूल गए पुरुषत्व के मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। जब मनु नारी की गरिमा का अतिक्रमण करने लगते हैं, तभी से उन पर अनेकानेक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में हमें प्रकृति का मानवीकरण मिलता है। ये मानवीकरण अलंकारों के रूप में हुआ है। प्रकृति के कोमल और कठोर दोनों रूप मानवीकृत रूप में कामायनी में अभिव्यक्त हुए हैं। प्रकृति के रौद्र या भयानक रूप के बारे में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, पंचभूत का भैरव मिश्रण, संपाओं का शकल निपात,
उल्का लेकर अमर शक्तियाँ खोज रही जो खोया प्रात। ये दृश्य जल प्लावन का बाढ़ का दृश्य है और चारों तरफ बिजलियां गिर रही है। उल्काएं अमर शक्तियों की तरह चारों तरफ बरस रही है और ऐसा लग रहा है कि उस अंधेरे में खोए हुए सवेरे को उल्कापिंड ढूंढ रहे हैं। इसी तरह जब बाढ़ का पानी कम होता है तो प्रकृति अपने नवनिर्माण की ओर अग्रसर होती है। लेखक लिखते हैं, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उदर पराजित काल रात्र भी जल में अंतर्निहित हुई। एक तरफ उषा का आगमन हो रहा है, सूर्य की सुनहरी किरणें धरती पर पड़ रही है, वहीं जो काल रात्रि है, जो विनाश की विभीषिका है, वो भी धीरे धीरे गायब होती जा रही है। अब बाढ़ का पानी नीचे उतरा और जैसे जैसे पानी कम हुआ वैसे वैसे धरती दिखाई देने लगी। तो उस धरती को नववधू के रूप में जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर चाक्षुष बिंब है, यानी वह बिंब जिसे आँखों से देखा जा सके, और इस बिंब में प्रकृति के शिष्ट और सूक्ष्म भावाभिव्यंजक रूप को प्रकट किया गया है। जयशंकर प्रसाद धरती को वधू की उपमा देते हुए लिखते हैं, सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी। सिंधु यानी समुद्र, जो बाढ़ का पानी है, उस बाढ़ के पानी या उस समुद्र की सेज पर धरा रूपी वधू संकुचित होकर बैठी है। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान की ऐसी ऐंठी सी। यहाँ पर एक वधू के रूप में धरती को प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह का मानवीकरण प्रकृति के अन्य तत्वों पर हुआ है। पेड़ पौधों को भी मानवीय भावों को धारित करते हुए बताया गया है। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। यहाँ पर परिवर्तन को शाश्वत बताया गया है और लेखक कवि ये बताते हैं कि अनुपयोगी बेकार परंपराओं अवधारणाओं का नाश और नवीनता का आविर्भाव हमेशा से होता रहा है। कामायनी की एक प्रमुख विशेषता है भाव सौंदर्य। यहाँ पर अमूर्त भावों का मूर्तिकरण किया गया है। भाव जो दिखाई नहीं देते उनको दृश्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे चिंता का मूर्तिकरण करते हुए कवि लिखते हैं, ओ चिंता की पहली रेखा अरि विश्व वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीतर प्रथम कंसी मतवाली। मनुष्य के मस्तिष्क पर दिखाई देने वाली चिंता की पहली रेखा को कवि ने इस विश्व रूपी वन की व्याली यानी सर्पिणी माना है। जिस तरह एक सर्प, एक सर्पिणी मनुष्य के प्राण ले सकते हैं, उसी तरह चिंता भी मनुष्य को समाप्ति की ओर, उसको विनाश की ओर ले जा सकती है। तो चिंता की भयावहता एक सर्प के रूप में की गई है। वहीं बाढ़ के जल प्लावन के दृश्यों के बारे में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी। और जब मनु एकांत में अपना जीवन यापन करते हैं तो मनु के बारे में लिखते हैं, नव हो जगी अनादि वासना मधुर प्राकृतिक भूख समान। कामायनी की समसामयिकता। कामायनी का जो कथानक है वह पौराणिक घटना पर आधारित है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन का और मनु द्वारा सृष्टि के दोबारा शुरुआत का उल्लेख मिलता है, लेकिन वो कथा आज के युग में किस प्रकार उपयोगी है, यह संदर्भ भी हमें कामायनी में मिलता है। अनुपयोगी और पुरातन रूढ़ियों का निषेध करते हुए, उनका विरोध करते हुए लेखक लिखते हैं,
प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। भारत का प्राचीन गौरवशाली अतीत, उस अतीत को लेखक ने अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया है ताकि उस समय जब कामायनी लिखी गई उस दौरान स्वाधीनता आंदोलन को प्रेरणा मिल सके। श्रद्धा मनु को कर्म पथ पर बढ़ने का संबल देती हुई, प्रेरणा देती हुई कहती है, और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। परमाणु शक्ति के लोक कल्याणकारी प्रयोग की ओर संकेत करते हुए कवि लिखते हैं, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करें समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। कामायनी में हमें समरसता का संकेत मिलता है और ये समरसता संतुलन के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के बौद्धिक, क्रियात्मक और भावात्मक विकास में संतुलित होना चाहिए। इस संदर्भ में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की। इच्छा भावना से संबंधित, क्रिया मनुष्य की गतिविधि से संबंधित और ज्ञान मनुष्य के बौद्धिक विकास से संबंधित। जब तक मनुष्य का बौद्धिक विकास, उसका ज्ञान क्रियात्मक रूप में बदल नहीं जाता, तब तक मनुष्य की भावनाएं, उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। यहाँ पर संदेश है कि इच्छाओं को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसी के अनुरूप क्रिया यानी आचरण करना चाहिए। वर्तमान की जो यांत्रिक सभ्यता है, उस सभ्यता में प्रकृति के शोषण का विरोध कवि करते हैं। कवि ये लिखते हैं, प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सब छीनी, शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर झीनी। इस बात को अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो आज का मनुष्य, आज के बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करते जा रहे हैं, जो मोबाइल, जो मोटरसाइकिल, जो अलग अलग साधन और अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग करते जा रहे हैं, उनके कारण उनकी बौद्धिक और शारीरिक क्षमता का ह्रास हो रहा है। तो यही बात हमें कामायनी में भी दिखाई देती है। कामायनी जब लिखी गई उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, तो विश्व युद्धकालीन आतंक की परिस्थितियों को अभिव्यक्त करते हुए लेखक लिखते हैं, भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन, प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन। जिस मनुष्य पर इस पृथ्वी के उद्धार का भार है, वही मनुष्य इस जीवन को खत्म करने में लगा हुआ है। तो यहाँ युद्धरत राष्ट्रों पर, उनकी सेनाओं पर उन मनुष्यों पर आक्षेप करता है कवि, उन पर प्रहार करता है कि आप इस दुनिया को आगे बढ़ाने में अपनी शक्ति का उपयोग करें। बुद्धिवादी मानव का उन्मुक्त भोगवाद उस समय भी ठीक नहीं था जब मनु थे, और उस समय भी ठीक नहीं था जब कामायनी लिखी गई। कामायनी का लेखक कहता है, सब पिए मत लालसा घूंट, यानी सब अपनी अपनी इच्छाओं में मतवाले हो रहे हैं। जीवन के दोनों कूलों में बहे वासना धारा, इच्छाओं के समुद्र में, इच्छाओं की नदी में मनुष्य निरुपाय होकर बहता जा रहा है। तो यहाँ पर मनुष्य के स्वार्थ पर अंकुश लगाने की बात कवि कहता है। जिस समय कामायनी लिखी गई उस समय गांधीवादी आंदोलन अपने चरम पर था। अहिंसा के प्रभाव से मदिरा सेवन और पशु बलि का विरोध कामायनी में मिलता है। वहीं तकली का उल्लेख मिलता है, चरखे का उल्लेख मिलता है। स्वदेशी आंदोलन और खादी की प्रतीक तकली के बारे में कवि लिखते हैं, चल रही तकली धीरे धीरे। यहाँ पर श्रद्धा तकली या चरखे के माध्यम से सूत काट कर अपने परिवार के लिए वस्त्र बना रही है।
तो यहाँ स्वावलंबन का भाव, आत्मनिर्भरता का भाव हमें दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं में जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, आंसू में हमें मार्मिक विरह, करुणा, निराशा और अतृप्त प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है। लेखक लिखते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इसी तरह की भावाभिव्यंजना लहर में भी हुई है। लहर में एक जगह लिखते हैं, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, उस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनीरे। तो इस दुनिया की उधेड़ बूंद से, चालबाजियों से, इन सब से लेखक का मन भर गया है और वो अपने नाविक को, अपने जीवन की नाव को पार लगाने वाले से ये निवेदन करते हैं कि है नाविक, मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं हो, कोई विषमता नहीं हो, कोई संघर्ष का भाव नहीं हो। प्रसाद की रचनाओं में प्रणयपरक गीत भी मिलते हैं। स्कंदगुप्त नाटक का एक गीत प्रस्तुत है, जहाँ नायिका कहती है, भरा नयनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप। राष्ट्रीयता के भाव हमें चंद्रगुप्त नाटक में दिखाई देते हैं, जहाँ अलका प्रयाण गीत के माध्यम से स्वतंत्रता का संदेश देती है। गीत की पंक्तियाँ हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसी तरह चंद्रगुप्त नाटक में यूनान की राजकुमारी कार्नेलिया भारत के प्रति अपने असीम स्नेह को प्रदर्शित करती है। लेखक लिखते हैं, जगे हम लगे जगाने, विश्वलोक में फैला फिर आलोक। यानी हम पूरे विश्व को एक नई दिशा प्रदान करें, उसे मानवता के पथ पर अग्रसर करें। प्रकृति का मानवीकरण प्रसाद की अन्य रचनाओं में भी मिलता है। लहर में वो रात्रि और उषा का वर्णन करते हैं। वे लिखते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागढ़ उषा नागरी। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार के साथ रूपक अलंकार भी है। अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी नारी डुबो रही है। इसी तरह प्रकृति का मानवीकरण हमें झरना और अन्य रचनाओं में भी मिलता है। कल हम बात करेंगे छायावाद के किसी अन्य प्रसिद्ध कवि की रचनाओं और उनकी प्रवृत्तियों के बारे में।